जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 52 में, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 बताऊंगा। कौची प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना, कौचीज प्रॉब्लम चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 52 में मैं क्वेश्चन नंबर 29 बताऊँगा। एक्सरसाइज 1A का एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। मुझे याद है कि लेक्चर नंबर 28 का आपको पीडीएफ नहीं मिला है, तो लेक्चर नंबर माफ़ कीजिएगा, मुझे याद है कि आपको लेक्चर नंबर 51 का पीडीएफ नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 था, ठीक है ना। मुझे याद है कि आपको लेक्चर नंबर 51 का पीडीएफ नहीं मिला है, लेक्चर नंबर 52 का भी पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है। और आने वाला जो लेक्चर 53 है, 54 है, 55 है, ठीक है ना, 55 है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कहाँ तक जाएगा। 55 है, ठीक है, 56 है और 57 है और 57 तक है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। तो लेक्चर नंबर 51, लेक्चर नंबर 52, लेक्चर नंबर 53, लेक्चर नंबर 54, लेक्चर नंबर 55, लेक्चर नंबर 56 और लेक्चर नंबर 57, इन सातों लेक्चर्स का आपको पीडीएफ इकट्ठा मिलने वाला है, एक साथ मिलने वाला है। और ये पीडीएफ का लिंक मैं आज के इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पर जाइए, वीडियो जब ख़त्म होता है तो वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप जो लिंक दिया है उस लिंक को क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको जो है कि पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पहले आप पीडीएफ को जो है कि लिख लीजिए, फिर इसको समझिए मेरे यूट्यूब चैनल से, या फिर पहले आप समझ लीजिए फिर लिखिए, क्योंकि पहले समझना अच्छा होता है फिर लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। या फिर समझते समझते लिखते जाइए तो वो और बेटर है ना, वो तो और ज़्यादा बेटर है। समझते समझते लिखते जाइए तो वो ज़्यादा बेटर है ना। पहले लिख लीजिएगा फिर समझिएगा तो वो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अगर आप समझते समझते लिखते जाइएगा तो वो आपका माइंड में उतर जाएगा, एकदम बैठ जाएगा, समझ रहे ना। तो वो ज़्यादा बेटर होता है। रोक रोक करके आप लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 29। और ये कोची प्रॉब्लम है, xp - 2yq = x² + y² है और x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ और y इज ग्रेटर देन 0। और आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x मेरा ग्रेटर देन 0 होता है और y मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में y मेरा 0 से बड़ा होता है लेकिन x मेरा 0 से छोटा होता है। और ये दिया हुआ z = x² ऑन y = 1 दिया हुआ। तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो dx/p, p के जगह पर x हो जाएगा, dy/q, कैपिटल Q के जगह पर -2y हो जाएगा, dz/r, r के जगह पर x² + y² हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट टू इंटीग्रल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, dx/x और dy/-2y। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x dx का क्या हो जाएगा log x और -1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/y dy का क्या होगा इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, अब प्लस log c1 हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के बाद ये ऐसा हुआ। अब 1/2 जो है -1/2 है आपका RHS तरफ, -1/2 log y है, तो 2 को मैं LCM ले लिया तो क्या हुआ मेरा -log y और +2 × log c1। और नीचे का 2 जो है कि log x के साथ चल गया तो 2 log x हो गया, मतलब डिवाइड में था तो इनटू में चला गया सिंपली। और 2 log x हुआ और इधर -log y उधर चल गया तो +log y हो गया। अब इक्वल टू 2 log c1 को हम लोग लिख सकते हैं log c1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 नीचे में है। n log m का फॉर्मूला क्या होता है, log m⁴ n होता है, तो इसीलिए 2 log c1 का वैल्यू क्या होगा, log c1 का पावर 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस log y इक्वल टू c1, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा log c1। अरे बाबा यहाँ पर भूल हो गया, log c1 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर c1 स्क्वायर डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर होगा log c1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर log c1 का स्क्वायर होगा और इसके बाद log m + log n का फॉर्मूला आएगा, log m × n मतलब log x² × log y और उधर log c1 का स्क्वायर, तो फिर log मरेगा तो बचेगा x² y = c1 का स्क्वायर। इसका मतलब x² = c1 का स्क्वायर अपॉन y, है ना, ये होगा। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब नाउ टेक सेकंड एंड थर्ड रेशियो, सेकंड और थर्ड रेशियो टेक करेंगे।
सेकंड क्या है, डी वाई अपॉन माइनस टू वाई और डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए वही लिखा हूँ मैं, सेकंड एंड थर्ड रेशियो, डी वाई अपॉन माइनस टू वाई डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन माइनस टू वाई और डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सी वन स्क्वायर अपॉन वाई है इक्वेशन नंबर 1 से। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सी वन स्क्वायर अपॉन वाई है, तो उसको रख दिए सी वन स्क्वायर अपॉन वाई। अब प्लस वाई की जगह पर वाई स्क्वायर ही है तो उसको रहने दीजिए। अच्छा एक बात और, वाई और जेड वाला टर्म ले रहे हैं इसीलिए हम लोग एक्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। एक्स को मैं वाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी कि वाई सी वन का स्क्वायर इंटू अपॉन में वाई, सी वन का स्क्वायर अपॉन में वाई, अब प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखिए, आगे क्या है, सिंपली हम लोग नीचे में डीजेड के जो नीचे में सी1 का स्क्वायर अपॉन में वाई प्लस वाई स्क्वायर है उसका एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, सी1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई, मतलब कि सी1 का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन का वाई। ये डिवाइड में था तो सीधा सीधा हम लोग डीवाई के साथ उसको लेके चल गए मल्टीप्लाई में, सी1 का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन में माइनस टू वाई इक्वल टू डी जेड हो गया। आगे देखिए डी जेड बराबर तब क्या होगा, डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले एक बात समझ लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए, सिंपलीफाई करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो डी जेड तो अपने जगह पर ही है और डी वाई के साथ मेरा क्या है, इधर एल एच ई वाला देखिए, ये वाला जहाँ पर डॉट डॉट हम कर रहे हैं, तो डी वाई के साथ क्या, सी1 का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन में वाई और माइनस टू वाई है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस सी1 का माइनस बाहर कर दिए, फिर लिख सकते हैं वो सी1 का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, है ना, अपॉन टू वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर और माइनस टू इधर हो जाएगा। तो ये चीज़ को वही लिखे है, देखिए सी1 का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन में टू वाई स्क्वायर और ये माइनस टू इधर हो गया, ठीक है, इंटू डी वाई, ठीक है ना। मतलब डी जेड को हम लोग एल एच एस में लाया और डी वाई वाला टर्म को एल एच एस में ले गया। तो जब हम लोग दोनों को एक साथ चेंज करते हैं तो कोई माइनस वगैरह चेंज नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात भी। तो आगे देखिए, ये जो माइनस टू नीचे में है डिवाइड में वो प्लस में आएगा, मतलब माइनस टू जो डिवाइड में है वो कहाँ आएगा, एल एच एस में आएगा। डिवाइड में है तो एल एच एस में आएगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो माइनस टू डिवाइड में 1 अपॉन माइनस टू, तो उधर आ जाएगा डी जेड के साथ, तो माइनस टू डी जेड हो जाएगा इक्वल टू सी1 का स्क्वायर प्लस सी वाई क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। आगे देखिए क्या होगा, अब इंटीग्रेट करेंगे सीधा। फोटो अभी थोड़ा ख़राब आ गया इस बार, चलिए मैनेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस टू डी जेड है तो माइनस टू इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होगा, हो गया। बहुत ही ख़राब लग रहा है, बाकी हाँ नीचे वाला सही है, चलिए हाँ। तो ये देखिए इधर क्या हुआ, माइनस टू जेड हो गया, है ना, इसका इंटीग्रेशन, और सी1 का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो मैं इसको बांट देता हूँ, सी1 का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो कट क्या होगा, ओनली वाई, मतलब सी1 का स्क्वायर अपॉन वाई और प्लस वाई, और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर एक मिनट देखिए, तो यहाँ पर होगा क्या, सी1 का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, अपॉन में वाई स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो वाई का पावर माइनस टू होगा, वाई का पावर माइनस टू प्लस वन, नीचे में माइनस टू प्लस वन होगा, तो इसका मतलब वाई का पावर माइनस वन, नीचे में वाई का पावर ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस वन, और नीचे में भी माइनस वन होगा, इसका मतलब माइनस वन अपॉन वाई होगा आंसर में, है ना। तो यहाँ पर लेकिन स्टेप किया गया, इसमें स्टेप कर दिए है थोड़ा सा, इसीलिए बताइएगा नहीं, चलिए इसको समझिए पहले। देखिए स्टेप हम कर दिए, माइनस टू डी जेड है ना, तो माइनस टू डी जेड पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस टू डी जेड लिख लिया, ठीक है। अब आगे समझिए, यहाँ पर सी1 का स्क्वायर और इसको बांटेंगे वाई स्क्वायर को आपस में, तो सी1 का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो सी1 का स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो वाई टू द पावर माइनस टू, और प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर है, तो वाई क्यूब से वाई क्यूब ऊपर में और नीचे में वाई स्क्वायर होगा, तो एक से दो कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में ओनली वाई। तो देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे है ना, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखे है, सी1 का स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर माइनस टू प्लस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टू जेड होगा और सी1 का स्क्वायर बाहर होगा और वाई टू द पावर माइनस टू प्लस वन होगा, माइनस टू प्लस वन होगा, अब प्लस वाई का इंटीग्रेशन वाई 1 प्लस 1 2 और नीचे में 1 प्लस 1 2 प्लस सी2 एक इंटीग्रल कांस्टेंट। आगे देखिए बाबू,
-2z और c1 का स्क्वायर और y टू द पावर -2 + 1 y टू द पावर -1, नीचे में -2 + 1 -1 होगा, तो इसका मतलब -1 अपन y होगा, अब प्लस y² / 2 + c2। आगे देखिए ये होगा आपका इधर में -2 z है LHS में, तो -2 ठो अगर RHS में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो उस समय वो प्लस हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, चूँकि प्लस है इसीलिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो y² / 4 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा c2 / -2, है ना, और ये इतना होगा। आगे c1, सिंस c1 का जो स्क्वायर था वो x² × y था, यही था ना, हमने निकाला था c1 का जो स्क्वायर का जो वैल्यू था वो x² × y था। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए c1 का स्क्वायर बराबर x² y था ना, तो उसी चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए आइए, c1 का स्क्वायर = x² y है, तो z बराबर c1 के जगह पर x² y रख दिए, और नीचे में 2y है, और -y² / 4 -1/2 × c2। ठीक है, आगे देखिए ये y से y मर गया, बचा ऊपर में x² / 2 और y² / 4 और ये आपका c2 / 2, तो z इतना हुआ ना। आगे समझिएगा, हाँ ये 1/2 x² है, 1/2 x² है, उसको हम लोग LHS में ले जाएंगे तो -1/2 x² हो जाएगा, और -1/4 y² है आपका RHS में, वो LHS में आ जाएगा तो +1/4 y² हो जाएगा, और RHS में आपका -1/2 c2 है ही, रहने दीजिए। अब आपका क्या हो जाएगा, ये जो -1/2 c2 है, यानी कि c2 / -1, मतलब समझिए RHS में देखिए c2 / -2 है, यानी कि -1/2 × c2 है, तो 2 तो मेरा डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -2z होगा, और -2 अगर इसमें आ जाएगा x² के साथ तो -2 और अपोन में -2 इधर आ जाएगा x² के साथ, तो आपको मालूम है -2 यहाँ पर भी आएगा, तो माइनस प्लस 2 कट जाएगा, तो ओनली x² बचेगा। फिर ये जो आप देख रहे हैं -2 है नीचे में डिवाइड में c2 के साथ, तो इधर आएगा तो यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा, तो -2/4, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, चूँकि प्लस है तो प्लस माइनस 2/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 से 4 कटेगा तो 2 × 4 और = c2, तो -2z + x² -1/2 y² = c2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, मतलब c2 का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया और c1 का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया, लेकिन इसमें कड़ी मशक्कत करना पड़ा। c1 को निकालने के लिए तो बड़ा आसान था, लेकिन c2 निकालने में थोड़ा सा परेशानी हुआ। द गिवन बाउंड्री कंडीशंस आर z बराबर x² दिया हुआ है और y बराबर 1 दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको याद होगा x > 0 दिया हुआ है और y > 0 दिया हुआ है। आप एक बार देख लीजिए बाउंड्री कंडीशंस को, देखिए यही बाउंड्री कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 29 का, x > 0 y > 0 z बराबर x² और y बराबर 1 ये दिया हुआ। तो इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर सीधा प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। z बराबर x² और y बराबर 1, तो हम क्या करेंगे, z बराबर t मान लीजिए, तो x² बराबर क्या होगा t, z की जगह पर t, तो x बराबर क्या हो जाएगा √t, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा। इतना क्लियर है। और y बराबर कुछ नहीं मानना है, क्योंकि y बराबर तो 1 दिया ही हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं करना उसके साथ खिलवाड़। आगे c1 का स्क्वायर बराबर क्या है, x² × y फ्रॉम इक्वेशन 1। x² का वैल्यू क्या है, देखिए तो यहाँ पर क्या माने हुए, मतलब कि z बराबर t माने हुए, तो इसीलिए x² बराबर t आ गया, तो इसीलिए x² की जगह पर t रख दिए, और y का वैल्यू मेरा ऑलरेडी 1 दिया हुआ था, यहाँ पर ऑलरेडी 1 रख दिए, और c1 का स्क्वायर रहने दिए एज इट इज़। तो इसका मतलब c1 का स्क्वायर बराबर t हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 में आप देखिए क्या है, -2z + x² -1/2 y² है ना, ये c2 बराबर ये पूरा है, तो इस c2 को पूरा यहाँ पर रखेंगे। देखिए -2z + x² -1/2 × y² = c2। अब यहाँ पर देखिए ये बाउंड्री कंडीशन पूरा लिख लीजिए, z बराबर x² है, y बराबर 1 है और x² बराबर t है। ठीक है, तो -2 z के जगह पर x² प्लस x² के जगह पर सीधा t हो जाएगा, और -1/1 मिनट, हाँ फिर से एक बार, -2 और z के जगह पर x² हो जाएगा यहाँ से,
और y के जगह पर, यहाँ पर y है, इस जगह पर y के जगह पर 1 का स्क्वायर, और जहाँ पर x है वहाँ पर, जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर देखिए t है, तो इसीलिए t हो गया और इक्वल टू C2 हो गया। तो ये आपका क्या, जहाँ पर x स्क्वायर है यहाँ पर फिर से t रख देंगे, तो -2t प्लस t -1/2 इक्वल टू C2, यहाँ पर लिख दिया x स्क्वायर बराबर t। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चूंकि आगे देखिए, चूंकि मुझे क्या करना था, पहले तो C2 निकालना था और C1 निकालना था, निकल चुका है। और दूसरा हम लोग करना था कि जितना हो सके उसको ट्राई कीजिए T में कन्वर्ट करने का, और इसके बाद जो C2 इक्वेशन आ रहा है उसको कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए C1 और C2 में, सिर्फ C1 और C2 में, C के कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए अब कोशिश करेंगे। T का वैल्यू हमारा क्या था, C1 का स्क्वायर था। देखिए यहाँ पर T का वैल्यू हमारा C1 का स्क्वायर आया हुआ था। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया हुआ है, तो C1 का स्क्वायर बराबर T आया हुआ है। तो जहाँ जहाँ C1 का स्क्वायर है, जहाँ जहाँ C1 का स्क्वायर है ना, देखिए जहाँ पर C1 का स्क्वायर है, जहाँ जहाँ T है, देखिए जैसे कि जहाँ पर T है, जहाँ पर T है, तो चूंकि यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से T बराबर C1 का स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ C1 का स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ T है वहाँ C1 का स्क्वायर रखेंगे, जहाँ जहाँ T है वहाँ पर C1 का स्क्वायर रखेंगे। तो -2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अब -1/2 इक्वल टू C2। अब आपको मालूम है -2 C1 का स्क्वायर में से प्लस C1 का स्क्वायर घटा देंगे तो -C1 का स्क्वायर बचेगा और फिर -1/2 इक्वल टू C2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो होगा -2 C1 का स्क्वायर और -1 बच जाएगा, और ये जो -2 C1 का स्क्वायर होगा और -1 ऊपर में रहेगा, नीचे में 2 रहेगा, वो डिवाइड में रहेगा, वो 2 को हम लोग C2 के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो 2C2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ए हो गया। अब चूंकि नाउ इक्वेशन ए बिकम्स व्हेन वी पुट ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। अब ओरिजिनल वैल्यूज पुट करेंगे C1 और C2 का, ताकि इक्वेशन ए मेरा पूरा ओरिजिनली कन्वर्ट हो जाए और एक नया मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। तो C1 के जगह पर मेरा x² y था और C2 के जगह पर मेरा -2z प्लस x² -1/2 y² हम लोग को निकाला हुआ आंसर था। ये हमारा पहला और दूसरा इंटीग्रल जो है कि आप कह सकते हो पहला और दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन था। तो C1 का स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग सिंपली पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में x² y, फिर -1 है तो उसको भी रख देंगे, और फिर आपका देखिए RHS में इक्वेशन नंबर ए का RHS में देखिए 2 × C2 है, तो C2 के जगह पर -2z प्लस x² -1/2 y² रख देंगे। आगे हम करेंगे क्या, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में लेके चल जाते हैं, मतलब LHS तरफ के डिवाइड में लेके चल जाते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और -1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर बचेगा मेरा ऑलरेडी -2z प्लस x² -1/2 y², और इधर आपका LHS में -x² y -1/2, और ये आपका देख सकते हैं x² आपका RHS में है प्लस में, ये -x² हो जाएगा LHS आकर के, और देखिए -1/2 y² आपका RHS में है और इधर आपका LHS आएगा तो +1/2 y² हो जाएगा, और -2z आपका RHS में है तो वो वहीं पर रहने दीजिए। तो आगे देखिए, तो अब z बराबर क्या होगा, ये देखिए z बराबर तो -2 ओनली है, आपका -2 ओनली है, क्योंकि z बराबर ही मेरा जो है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन निकलता है या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है, इसीलिए z को हमने RHS में ही रहने दिया। अब -2 को डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट LHS में, तो क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि -x² y जो यहाँ पर दिख रहा है वो हो जाएगा +1/2, और ये जो -1/2 दिख रहा है और माइनस यहाँ पर 2 है तो ये डिवाइड कर देंगे तो +1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर -x² दिख रहा है तो यहाँ पर -2 भी दिख रहा है तो ये +1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1/2 है, यहाँ पर -2 है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -1/4 × y²। तो इतना हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे x² वाला टर्म को आगे करते हैं 1/2 प्लस x², 1/2 × x², अब -1/4 × y² और फिर 1/2 x² × y और +1/4। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है ना क्वेश्चन नंबर 29 का और लेक्चर नंबर 52 का। तो चलिए आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे लेक्चर नंबर 53 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और लेक्चर नंबर 53 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 से रूबरू करवाऊंगा और ये भी कोची प्रॉब्लम ही रहेगा तब। तो चलिए जोहार आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए।